नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। समास प्रकरण में हमने प्रारंभिक कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिनमें हमने समास के भेदों पर चर्चा की, समासों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था और उसके बाद में हमने 3 समास हम पढ़ चुके हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास। आज जिस समास को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द्विगु समास। जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया था कि समास को पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में और द्वितीय पद की प्रधानता 3 समासों में हमने देखी थी। तत्पुरुष समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है और आज जिस समास को हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास, यहाँ भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसके अलावा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, जिसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान या गौण होते हैं, अर्थात अर्थ की विशिष्टता के कारण कोई तीसरा ही पद या अर्थ प्रधान होता है। तो आइए आज हम द्विगु समास पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, द्विगु समास जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब होता है 2 और गु का मतलब होता है गाय। द्विगु, इसका मतलब, इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ 2 गायों का समूह या समाहार। अब देखिए, ये इस शब्द में इस पूरे समास का सार विद्यमान है। बस आपको याद रखना है इस चीज को कि द्विगु जैसे ही आएगा, और क्योंकि द्वि का मतलब 2 है और 2 क्या है, संख्या है, तो संख्या जहां आएगी यानी जिसका पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास की अपनी एक विशेषता है। संख्याएं अपने आप में विशेषण है और विशेषण हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था कि विशेषण विशेष्य संबंध कर्मधारय समास की भी महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन वहां पर संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं होता है। सारे के सारे संख्यावाची विशेषणों से बने हुए शब्द द्विगु समास में आते हैं, जबकि वो विशेषण भी हैं। तो देखिए, द्विगु समास, अब इसको संख्या पूर्व पद, इसीलिए क्योंकि इसका पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाची होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम संख्या पूर्व पद तत्पुरुष भी है। तत्पुरुष क्यों है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि द्वितीय पद की प्रधानता तत्पुरुष समास में होती है और तत्पुरुष के ही भेदों में हमने कर्मधारय समास को पढ़ा था और दूसरा था इसका ये जो पढ़ रहे हैं हम द्विगु समास। ये दोनों ही तत्पुरुष के भेद माने गए थे, कर्मधारय और द्विगु समास। इसलिए 2 पदों की प्रधानता 3 समासों में पाई जाती है, पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय और तीसरा द्विगु समास। उसमें भी संख्यावाची यानी संख्या पूर्व पद तत्पुरुष भी इसको कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि संख्या पूर्व पद किन समासों की विशेषता होती है, तो द्विगु समास की ये अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है जो उसे बाकी समासों से अलग करती है। ठीक है, 2 गायों का समूह हो गया। अब देखिए ये पहचान कैसे है, क्योंकि कई बार हम द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वंद्व है या द्विगु है। द्वंद्व का मतलब होता है 2 बराबर महत्व की चीजों के बारे में एकदम एक तरह से, मतलब द्वंद्व की स्थिति या कहें कि कंफ्यूजन की स्थिति। तो जहां कंफ्यूज होते हैं हम 2 चीजों में कि कौन सा विकल्प चुने, वहां द्वंद्व समास होता है, अर्थात दोनों ही बातें महत्वपूर्ण होती है, यानी दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन द्वि का मतलब होता है 2 यानी संख्या और 2 गायों का समूह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह। इसका मतलब द्विगु समास एक ऐसा समास है जो कि बनने वाले सामासिक शब्द से पूरे समूह जैसा बोध होता है, एक समूह या समाहार का बोध होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई इसकी परिभाषा। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, द्विगु समास की विशेषताएं, ये संख्या पूर्व पद इसको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया हमने। पहली इसकी मुख्य विशेषता है द्वितीय या उत्तर पद की प्रधानता, यानी द्विगु समास में दूसरा या उत्तर कहें या पश्य पद कहें, ये इसमें प्रधान होता है यानी महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि जब पहला और दूसरा 2 पद हम अगर किसी वाक्य में से, किसी पदांश में से चुनते हैं तो उसमें जो प्रधान पद रहेगा वो द्वितीय पद रहेगा, अर्थात कि इस पहले वाले पद का अर्थ भी द्वितीय पद के अनुसार निकाला जाएगा। जैसे अभी हम देखेंगे कुछ उदाहरण, शताब्दी वाले को ले लें अपन, तो शताब्दी में शत और अब्द या अवधि, ठीक है, 2 शब्द हैं।
दोनों शब्दों को हमने जोड़ा। अब शत का मतलब तो होता है 100, लेकिन ये अपना अर्थ स्पष्ट ऐसे ही कर रहा है कि मैं एक संख्या हूं, मैं एक विशेषण हूं। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके बारे में मैं ये सूचना दे रहा हूं कि मैं 100 हूं, क्या हूं? 100 की संख्या है, 100 पेन है, या 100 क्लासरूम है, या 100 वर्ष है, क्या है? तो देखिए ये वाला जो पद है ये महत्वपूर्ण है। शत प्लस अब्दी, यानी शत यानी 100 अब्दों या वर्षों का समूह को हम एक साथ शताब्दी कह देते हैं। एक तो आप कहें शत अब्दों का समूह और एक कहें शताब्दी। तो देखिए भाषा का चमत्कार, शताब्दी कहते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 100 वर्षों का जो समाहार है या समूह है, एकत्रीकरण है, उसको यहाँ पर शताब्दी कहा गया है, यानी समूह का बोध कराता है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। दूसरी विशेषता है कि इसमें प्रथम या पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। विशेषण हमने इससे पहले वाले समास यानी कर्मधारय समास में भी पढ़ा, लेकिन वहां पर गुणवाचक और यानी संख्यावाचक को छोड़ करके बाकी के जितने भी समास विशेषण हैं वो वहां कर्मधारय समास में आ जाते हैं, लेकिन संख्यावाची विशेषण आते ही वो द्विगु समास में आ जाता है सामासिक पद। अब संख्यावाची विशेषण होते हैं तो देखिए इसे कौन कौन सी संख्याओं से बनने वाले शब्द होते हैं। एक तो 1 से 9 तक की संख्याओं से बनने वाले सामासिक पद। ठीक है, और इसके अलावा 10, 20, 30 से लेकर के 100 तक, यानी कि अपने से गुणज। अब यहां तो 10 का गुणज चलेगा, यहां 100 का गुणज चलेगा, फिर उसके बाद में 1000 का गुणज चलेगा। अगर आपको यहां से कोई कहे कि 10 के बाद में यानी 11 से लेकर के 19 तक की संख्याएं हम द्वंद्व समास की विशेषताओं में पढ़ेंगे, क्योंकि जब दोनों पद संख्यावाची होते हैं तो वो पद कहां आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण बताया था 55। अगर 55 की संख्या है, या हम इसको 11 भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, 10 के बाद में 11 आ रहा है ना, तो ये दोनों की दोनों संख्या है, क्योंकि 11 को क्या लिखेंगे? 1 और 10। तो 1 और 10 दोनों पद महत्वपूर्ण है, बन गया 11। लेकिन ये यहां नहीं रहेगा, ये द्विगु समास संख्या पहला पद संख्या है, लेकिन ये भी देखना है कि कहीं दूसरा पद संख्यावाची तो नहीं है। अगर दूसरा पद भी संख्या है तो वो द्वंद्व समास में चला जाएगा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 55 है तो 5 और 50, इसका मतलब यहां पर 10 से लेकर के जैसे 20, 10 के बाद में 20, 30 से लेकर 90, 100 तक, ये सारी की सारी संख्याएं द्विगु समास में आ जाएंगी। उसके बाद में 100 के बाद में 200, 300, 400 लेके 1000 तक, 1000 के बाद में 1100 नहीं आएगा, इसमें 1000 का गुणज, यानी 1000 का गुणज क्या होगा? 2000, 3000, 4000, इस तरह की जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं जिसको हम बोलते हैं, ये वाली संख्याओं से बनने वाले पद इस संख्यावाची यानी द्विगु समास की विशेषताओं में आएंगे। ठीक है, तो इनसे बनने वाले शब्द इसमें आएंगे। जैसे देखिए 100 से हम क्या बनाते हैं? शतक। देखिए शतक, कि उसने शतक लगा दिया तो पता चल जाएगा कि किसी ने 100 रन बना दिए, किसी खिलाड़ी ने शतक लगा दिया। तो इसमें शतक में कौन सा समास है? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें द्विगु समास है, क्योंकि शतक का मतलब होता है 100 का समूह। अब वो शतक किसका है? रनों का शतक है। कि जैसे आज तो भाई इनकी एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, तो विवाह की वर्षगांठ का शतक हो गया, मतलब 100वीं सालगिरह है। या कोई व्यक्ति 100 साल का हो गया, वही आज तो इसकी उम्र का, आयु का शतक हो गया, मतलब वो 100 साल का हो गया, तो 100 का समूह शतक कहलाएगा। तो ये कौन से समास में जाएगा? इसी द्विगु समास में जाएगा। अगली इसकी विशेषता देखें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो बाकी समासों से इस द्विगु समास को अलग करती है। अगला देखिए, पूरा सामासिक पद समूह या समाहार का बोधक होता है, यानी पूरा पद एक समूह का बोध कराएगा। अब कोई भी शब्द अपन देखेंगे यहाँ पे, तो ये समूह, यानी कि जैसे कोई भी शब्द सप्ताह ले लो तो 7 दिनों का समूह, यानी अब दिन नहीं लिखेंगे उसको, इसके विग्रह करते समय हम ये देखेंगे सप्त अहनों का, क्योंकि सप्ताह कैसे बना? सप्त प्लस अहन, और अहन का मतलब होता है दिन, और सप्त का मतलब हो गया 7, यानी ये तो हो गई संख्या, और अहन मतलब दिन। तो सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है। हम सप्ताह 100 दिन ही, 7 दिन ही होंगे, उसमें वर्ष नहीं है, क्योंकि अहन का मतलब होता है दिन। तो 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। इसका विग्रह अगर आ जाए तो 7 अहनों का समूह। अब 7 को 7 लिखने के बजाय
सप्त ही लिखें तो सही रहेगा, और ऐसा ही होता है कि सप्त अहनो कोष्टक में 7 लिख दें और अहनो के कोष्टक में आप दिन लिख दें, तो हो जाएगा सप्त अहनो का समूह। ठीक है, पूरा सामासिक पद समूह या समाहार का इसमें बोध कराएगा, हमने देख लिया अभी। इसलिए समास विग्रह करते समय जो शब्द प्रयोग होते हैं अंत में वो का समूह, जैसे सप्त अहनो का समूह आ गया, का समाहार, सप्त अहनो का समाहार आ जाएगा। अब जैसे देखिए वाला और वाली जैसे कई सारे शब्द हैं। चौराहा, जैसे चौराहा का क्या, चौ का मतलब तो क्या बन गया, जैसे संस्कृत के चतुहु से बना हुआ है ये चौ, हिंदी में ऐसे चलता है चौ। राहा, राहा यानी राह, रास्ते, तो चौ का मतलब लिखेंगे 4 राहों का समूह नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 4 राहों वाला, या 4 राहों का समूह भी लिख सकते। पता वही चल रहा है कि जब 4 राहें आकर के मिलती हैं वो क्या हो गया, 4 राहों का समूह हो गया। ऐसी बहुत सारे इसमें दो गुना या दोगुनी संख्या वाला, इस तरह हम इनका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, वाला वाली शब्दों का प्रयोग करके। अंतिम इसकी विशेषता है कि संख्यावाची विशेषण वाले ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि संख्यावाचक शब्द यानी संख्यावाची विशेषण से बनने वाले ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध कराते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे देखिए एक दंत, यहां पे एक शब्द लिया है हमने, एक दंत। अब कई बार क्या होता है, दिक्कत यहां होती है कि एक तो एक ही संख्या है, समूह तो नहीं है। एक तो भाई समूह कैसे होगा एक का, यहां पर ये विशेषण है संख्यावाची, और दंत का मतलब दांत, तो एक दंत यानी एक दांत वाला। अभी एक दांत वाला कोई देखा है क्या आपने, किसी व्यक्ति के सारे दांत तोड़ दो और एक ही दांत रखो उसको, तो क्या वो एक दंत हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये वाला समास कहां चला जाएगा, प्राथमिकता कहां पाएगा, बहुब्रीहि समास में। अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप उसमें द्विगु समास करके आ सकते हैं, क्योंकि द्विगु समास की भी अपनी एक पहचान है कि उसमें पहला पद संख्यावाची होगा। लेकिन उसी केस में करके आएंगे इस तरह की, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर कोई शब्द बन रहा है और वहां बहुब्रीहि समास नहीं है तो ही आप द्विगु करेंगे, अन्यथा वहां पर बहुब्रीहि समास भी होगा। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, जैसे देखिए पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है, एक पुस्तक का नाम है, विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है पंचतंत्र, कहानियों की पुस्तक है। तो पंचतंत्र, अब 5 तंत्रों का समूह या 5 तंत्र वाला विग्रह हो सकता है इसका। लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास भी है तो पहला पद संख्यावाची होते हुए भी ये बहुब्रीहि समास की विशेषता में चला जाएगा, क्योंकि पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है। अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं है तो हम उसमें द्विगु समास करेंगे। ठीक है, और भी अपन बताएंगे अभी इस तरह के उदाहरण। ठीक है, तो ये जैसे एक दंत षडानन, षट यानी अब कैसे लिखेंगे इसका विग्रह, षट है आनन जिसके, षट यानी 6, आनन यानी मुख, तो 6 मुख वाला कौन है, कार्तिकेय। तो अगर बहुब्रीहि समास है, जैसे यहां लिख भी रखा है देखिए षडानन, षडानन का मतलब होता है कार्तिकेय, शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय, षडानन, षट। अब षट के कोष्टक में लिख सकते हैं 6, है आनन, आनन के कोष्टक में लिख सकते हैं मुख जिसके, अर्थात वह कार्तिकेय, मतलब बहुब्रीहि समास। और अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं है तो हम उसमें द्विगु समास करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। अब कुछ शब्द हैं जिन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ें समझ आएंगी। जैसे देखिए पहला शब्द है शताब्दी, शत और कोष्टक में लिख रखा है 100, क्योंकि इसका पर्यायवाची यही है, शत का मतलब 100। अगर परीक्षा में हो सकता है लिखा हुआ नहीं भी आए तो कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है, शत अब्दों का समूह लिखा आ जाए तो भी ये सही है। वो तो कोष्टक में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि भाषा क्या होती है, भाषा हमें कोई कठिनाई में डालने के लिए नहीं होती है, भाषा हमें इसलिए होती है कि हम किसी दूसरे की भावनाओं को समझ पाए। तो यहाँ पर इसलिए समझा दिया है कि अगर शब्द का मतलब या अब्द का मतलब किसी को नहीं पता है तो वो इस चीज को समझ ले। नहीं भी आए कोष्टक में तो भी इसका विग्रह यही रहेगा, शताब्दी, शत अब्दों का समूह, मतलब 100 साल के समय को शताब्दी कहा जाता है। क्या करेंगे, द्विगु समास में चला जाएगा। तिकोना, ती, अब ये देखो संस्कृत के त्रि शब्द से बना हुआ हिंदी का शब्द है। संस्कृत का त्रि का मतलब 3,
हिंदी में ये ती हो गया। तो जितने भी हिंदी के शब्द हैं वो ती यानी कि एक तरह से उपसर्ग का कसा भी काम कर रहा है यहाँ पे। ती कोना, अब देखिए कोना तो पता ही है आपको, तो 3 कोनों वाला। तो 3 कोने अगर किसी चीज में है, किसी जगह में, किसी कमरे में भी तिकोना कमरा है, मतलब उसमें 3 कोने हैं। जनरली कमरे में 4 कोने होते हैं, पर ये तिकोना है, मतलब 3। तो संख्यावाची हो गया द्विगु समास। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह या 3 भुजाओं वाला, अब ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, द्विगु समास। चौराहा, चौ का मतलब 4, तो 4 राहों का समूह, यानी जहां पर 4 राहें एक साथ मिलती हैं आकर के वो होता है चौराहा, द्विगु समास आ गया। सप्ताह, अभी बताया ही था आपको, सप्त यानी 7, और जो बाद में जो शब्द बना है सप्ताह, तो आह में ये अहन से बना है। सप्त अहनों का, अहन का मतलब दिन, तो सप्त अहनों का समूह यानी सप्ताह, द्विगु समास। दुगुना, अब दु क्योंकि संख्यावाची है तो दुगुना का मतलब 2 गुने वाला, यानी किसी चीज का 2 गुना कर दिया। दोपहर, दोपहर का समूह, दोपहर हो गया। त्रिपाठी, देखिए त्रि का मतलब 3, पाठी का मतलब जो वेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको वेद पाठी ब्राह्मण कहा जाता है, इन वेदों को पढ़ने वाले। और उनमें भी अगर किसी व्यक्ति ने 3 वेदों को पढ़ लिया, वेदों की संख्या 4 है, हम इतिहास में पढ़ते हैं, 3 वेदों को पढ़ने वाले को बोलते हैं त्रिपाठी। तो 3, अब कोष्टक में चाहे तो वो लिख दे 3 वेदों के पाठ करने वाला, जिसने 3 वेदों का पाठ किया है त्रिपाठी। ऐसे ही 4 वेदों को पढ़ने वाला चतुर्वेदी, ठीक है, चतुः यानी 4, और ये रे जो बना है वो विसर्ग संधि से बना है, तो विसर्ग संधि भी है यहाँ पर। यहाँ त्रिपाठी में कोई संधि नहीं है, समास ही समास है, लेकिन चतुर्वेदी में चतुः प्लस वेदी ऐसे करके इसमें समास और संधि दोनों है। तो चतुः वेद यानी 4 वेदों को पढ़ने वाला। 4 वेदों का समूह चतुर्वेदी नहीं कहलाएगा, 4 वेदों को, अब देखिए आप इसका विग्रह वैसा ही करेंगे जैसा भाषा में चलता है। त्रिपाठी का मतलब 3 वेदों को एक जगह रख दिया वो त्रिपाठी हो जाएगा क्या? नहीं, 3 वेदों का पाठ करने वाला, जिसने पाठ किया हुआ है वो त्रिपाठी होगा। ऐसी चतुर्वेदी 4 वेदों का पाठ करने वाला, ये 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। त्रिभुवन, त्रि यानी 3 भुवन, भुवन का मतलब होता है महल, तो 3 महलों का, अब इसमें महल नहीं लिखना है, हमें लिखना तो भुवन ही, और कोष्टक में महल लिख देंगे। 3 भुवन और लिख देंगे महल का समूह, त्रिभुवन, ठीक है। पंचरात्र, 5 रातों का समूह। पंसेरी, 5 शेर वाला, यानी कि जिसमें एक शेर नहीं, शेर का मतलब होता है वजन के लिए आता है, किलो के लिए, ठीक है। तो पंसेरी का मतलब इसमें 5 किलो या 5 शेर वजन हो, वो कहता है पंसेरी। तो 5 शेर, शेरियों यानी का समूह, ठीक है। शेरी यानी बांट या 1 किलो के बांट को कहा जाता था पहले। पचरंगा, अब देखिए 5 से ही बने हुए शब्द हैं ये, पंच भी और पच भी। अब आप इसमें बिंदी नहीं है लेकिन यहाँ बिंदी है, पंचरंगा भी हो सकता है लेकिन पचरंगा चलता है। तो 5 रंगों का समूह या 5 रंगों वाला जो चीज़ है, पचरंगा, जैसे पचरंगा कपड़ा है ये, तो 5 रंगों वाला। ऐसी सतरंगा, 7 रंगों वाला। नवरत्न, 9 रत्नों या नव, अभी लिखेंगे तो नव, और कोष्टक में 9 रत्नों का समूह। दशाब्दी, 10 अब्दों का समूह। दशाब्दी जो होता है वो 10 अब्द यानी 10 साल के समय को कहते हैं दशाब्दी। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और अब्दी का मतलब हमने पढ़ाई था अभी वर्ष, तो 1000 यानी सहस्त्र अब्दों का समूह, यानी ये 1000 वर्ष के समय को कहते हैं। तो विग्रह पे आपको सबसे पहले तो शब्द को पहचानना आना चाहिए, और जैसे ही आप उसका विग्रह देखेंगे तो इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। षड ऋतु, षड ऋतुओं का समूह। षड्रस, षड यानी, अब ये देखिए यहाँ पे संधि हो रही है, ये षट डे जो बना है वो षट से बना है, ऐसे षट यानी 6। अब ये री के प्रभाव से डे हो गया, तो यह संधि और समास दोनों है, यहाँ भी संधि समास दोनों है, षट गुण में भी संधि और समास दोनों है, ठीक है। तो षट ऋतुओं का समूह, षट रसों का समूह, षट गुणों का समूह, 6 गुण माने गए उनका समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह या 3 कालों वाला। त्रिवेणी, त्रि का मतलब 3 और वेणी का मतलब धारा, तो जहां पर 3 धाराएं एक साथ मिलती हैं या बहती हैं उसको कहते हैं त्रिवेणी। हमारे यहाँ राजस्थान जी के में भी हम पढ़ते हैं त्रिवेणी संगम, और अपन वहाँ त्रिवेणी जिसकी बात करते हैं इलाहाबाद में, वहाँ भी ये त्रिवेणी। तो त्रिवेणी यानी 3 वेणियों, और कोष्टक में लिख दो धाराओं का समूह। त्रिमूर्ति,
तीन मूर्तियों का समूह। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की मूर्ति को त्रिमूर्ति कहा गया है। वैसे त्रिमूर्ति। चौबारा, 12 चौ यानी 4, 12 का मतलब द्वार। बुगाना सुना होगा आपने, ये गली है ये चौबारा। चौबारा का मतलब होता है द्वार। तो 4 द्वारों, 12 लिखना है लेकिन कोष्टक में लिखना है द्वारों, दरवाजा मतलब द्वार। 4 द्वारों का समूह, द्वारों कोष्टक में लिखना है। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। ये देखिए पंचवटी। अब देखिए पंचवटी, 5, पंच का मतलब 5, वट, वट का मतलब है वट का एक वृक्ष होता है पीपल का, ठीक है। तो 5 वटों का समूह। अब देखिए यहां पे कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है, पहले नंबर पे बहुव्रीहि समास में ये चला जाए, क्योंकि वर्तमान में पंचवटी महाराष्ट्र में एक पौराणिक स्थल है। तो पंचवटी कहते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में वही स्थान आता है कि जहां पर सीता जी रुकी थी, पंचवटी, ठीक है। तो पहले स्थान पे बहुव्रीहि समास और द्वितीय स्थान पे अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं है तो द्विगु समास हम करेंगे। चतुर्भुज, ये भी ऐसा ही शब्द है। चतुर्मुख, सॉरी चतुर्मुख, 4 मुखों वाला। अब चतुर्मुख किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है चतुर्मुख। तो पहले नंबर पे ब्रह्मा आएगा और बहुव्रीहि विकल्प ब्रह्मा के लिए बहुव्रीहि आएगा। और अगर बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो हम दूसरे नंबर पे इसमें द्विगु समास करेंगे। 4 पाई, 4 पाई, पाई यानी पैर, 4 पैरों वाली। हर चीज 4 पैरों वाली 4 पाई हो जाती है क्या? कुर्सी के भी 4 पाए होते हैं फिर, लेकिन वो 4 पाई नहीं होती। तो 4 पैरों वाली पहला बहुव्रीहि समास में जाएगा। अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं है तो हम इसमें द्विगु समास कर सकते हैं, ठीक है। दो नाली, 2 नालियों का समूह, लेकिन ये भी वही शब्द है, दो नाली बंदूक के लिए आता है, ठीक है। पहली बार दिमाग में उसके पास 2 नाली है, तो 2 नालियां हैं क्या उसके पास? नहीं, मतलब 2 नाली मतलब बंदूक है। पहले नंबर पे वही बहुव्रीहि समास, दूसरे पे द्विगु। चौकड़ी, 4 कड़ियों का समूह, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे केवल द्विगु समास ही है ना। चौकड़ी। त्रिशूल, 3 शूल, शूल का मतलब होता है कांटे। अब ये शिव जी का ये अस्त्र है, ठीक है। अब देखिए त्रिशूल, 3 शूलों या कांटों का समूह, सिंपल है। नवनिधि, नवनिधियों का समूह। सप्तऋषि, 7 सप्तऋषियों का समूह। अब कोई से भी 7 ऋषि एक साथ मिल जाएंगे तो वो सप्तऋषि नहीं होते हैं, इसलिए अगर इसमें कई बार ये बहुव्रीहि समास में पूछा जाता है, इसमें दूसरे नंबर पे इसमें द्विगु समास आएगा। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। चौमासा, 4 मासों, मास यानी मंथ, महीने, 4 महीनों का या 4 मासों का समूह। लिखना हमें मास ही है, जब तक अर्थ स्पष्ट होता रहे हमें दोनों पदों को अलग करते समय वो ही पद लिखने हैं। अगर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसका पर्याय कोष्टक में लिख सकते हैं। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। देखिए ये पंचतंत्र आ गया, 5 तंत्रों का समूह, लेकिन पहले नंबर पे बहुव्रीहि समास में जाएगा क्योंकि विष्णु शर्मा की एक पुस्तक का नाम है, और दूसरे स्थान पर ये द्विगु समास में जाएगा पंचतंत्र। देखिए दशानन या दशमुख, हमें पता है रावण को कहते हैं, और आंख बंद करके हम बहुव्रीहि समास में लिख देते हैं, और लिखना भी है क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसे संख्यावाची विशेषण वाले शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं वो बहुव्रीहि समास में आते हैं, और बहुव्रीहि समास अगर विकल्प में नहीं है तब हम द्विगु समास करेंगे। तो इसमें भी वही कहानी, पहले नंबर पे बहुव्रीहि है और द्वितीय स्थान पे द्विगु। पंचानन, 5 हैं आनन जिसके, शिव और हनुमान जी दोनों के लिए पंचानन आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पंचानन पहले नंबर पे बहुव्रीहि समास और द्वितीय स्थान पर द्विगु समास आएगा। इसमें षडानन अभी बता ही दिया आपको, कार्तिकेय के लिए आएगा। अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं है तो द्विगु समास करेंगे। अष्टाध्यायी, अष्ट यानी होता है 8 अध्यायों का समूह, ठीक है। अब देखिए अष्टाध्यायी जैसे ही आएगा पहले नंबर पे हम विकल्प करेंगे बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ पे जीके की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया, मतलब ये क्या बन गया? बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन गया। अगर विकल्प में बहुव्रीहि नहीं है, छोड़ के नहीं आना है, द्विगु करके आना है। उसको ऐसा नहीं है बहुव्रीहि नहीं है तो भाई विकल्प में छोड़ ही दे तो गलत दे दिया, नहीं, उसमें फिर द्विगु करेंगे। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और अक्ष जो बनाए वो अक्षी से बनाए, आंख से, ठीक है। तो 1000 आंखों वाला। अब 1000 आंखें होती हैं क्या किसी के? पर फिर भी संख्यावाची पद है तो द्विगु समास तो हो ही रहा है, लेकिन
द्विगु से पहले ये प्राथमिकता कहाँ पाएगा? बहुब्रीहि समास में पाएगा, क्योंकि सहस्त्राक्ष का मतलब क्या होता है? इंद्र। अब क्योंकि इंद्र उस जमाने में राजा हुआ करते थे और राजाओं की 1000 आंखें होना जरूरी था, तो यानी कि अब 1000 आंखों वाला कैसे होगा कि उसके मंत्री, गुप्तचर इत्यादि पूरे राज्य में घूम घूम करके देखते थे कि कोई समस्या तो नहीं है, इसलिए 1000 आंखों वाला कहा गया है इंद्र को। दुपहिया, 2 पहिया वाला, वो वाहन के लिए आता है भी, दुपहिया वाहन। दुमंजिला, 2 मंजिलों वाला। अब देखिए ये एकांकी, अच्छा शब्द है, ये समूह का बोध नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी ये समूह है। कैसे? एकांकी का मतलब होता है कि लेखन कला में हमारी हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज इत्यादि, उनमें एकांकी भी एक विधा है। इसलिए पहले नंबर पर ये जाएगा बहुब्रीहि समास में, और द्वितीय स्थान पर अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो ये द्विगु समास में स्थान मिलेगा इसको, एकांकी। ठीक है। अठवारा, वो कहते हैं ना, हम हटवाड़ा बोलते हैं जिसको, गलत बोल देते हैं हम, अठवारा होता है। क्यों? अब ये 8 दिनों का समूह थोड़ी होता है, नहीं, 8 दिनों में आने वाला। हटवाड़ा कब लगता है? कहते हैं कि 1 दिन पे हाट लगती है तो 8 दिन की चली जाती है, भले 8 दिन बाद लगती है वो, इसका मतलब अठवारा यानी 8 बार, वार यानी दिन, 8 दिनों में आने वाला। ठीक है, अठवारा अच्छा शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में जनरली पूछे गए हैं, उन्हीं पर हमने चर्चा की है। और भी बहुत सारे संख्यावाची ऐसे शब्द हैं जो विशेषण पूर्वपद होने के कारण द्विगु समास में आते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं तो वो बहुब्रीहि समास में प्राथमिकता पाते हैं। अगर बहुब्रीहि समास विकल्प में नहीं है तो उसको हम इधर द्विगु समास में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम दूसरे समास के साथ। द्विगु समास के बाद में द्वंद्व और बहुब्रीहि समास बचे, जिनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।